मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम अदिति है। पेपर 1 और पेपर 2 कंप्यूटर साइंस है जो आप सभी लोगों के लिए मैं यहाँ पर कंडक्ट कर रही हूँ। अगर आप सभी लोगों को जो पीडीएफ्स आप लोगों को दिख रही है बैक बेंचेस बैच में, अगर आप लोगों को देखनी है, खरीदनी है, तो आप खरीद सकते हो। 499 रुपीज ओनली में आप लोगों को ये टॉप 50 टॉपिक्स पेपर 1 के मिल जाएंगे। अगर आप लोगों को पेपर 2 के नोट्स चाहिए तो हैंड रिटन नोट्स, आपके प्रिंटेड नोट्स घर पर आ जाएंगे, या फिर आप लोग ई नोट्स भी बाय कर सकते हो जो कि पीडीएफ है, ये भी आप लोगों के सामने अभी अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज आप सब लोग जानते हो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस वक्त जो आप लोगों की तैयारी में हो सकती है वो आप लोगों की टेस्ट सीरीज है। तो आपके पास में 21 टोटल टेस्ट हैं जो आप लोग ले सकते हो। ओनली पेपर 1 के भी ले सकते हो, पेपर 1 प्लस पेपर 2 के भी आप लोग ले सकते हो। क्वेश्चन देखो, पावर ऑफ स्टैटिस्टिकल टेस्ट रेफर्स टू इट्स एबिलिटी टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस when it is incorrect। स्टैटिस्टिकल मेजर्स क्या होते हैं या स्टैटिस्टिकल टेस्ट क्या होते हैं मैम? जो स्टैट्स ओरिएंटेड होते हैं, जिसके अंदर हम लोग क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं, ठीक है ना। मीन, मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, सेंट्रल टेंडेंसी, इस तरीके के, है ना। आपका ज्योमेट्रिक मीन, अर्थमेटिक मीन, और भी जितने भी फंक्शन हो सकते हैं, सारे मैथमेटिकल फंक्शंस लगा के हम लोग क्या करते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं और स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस ड्रॉ करते हैं। तो क्या हमारी किसी भी एक टेस्ट की पावर जो होती है वो इस पे डिपेंड करती है कि क्या वो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकता है अगर वो इनकरेक्ट है। तो पावर ऑफ टेस्ट का एक फॉर्मूला भी होता है, जल्दी से मुझे यहां पर बताएंगे। पावर ऑफ टेस्ट, क्या पावर ऑफ टेस्ट 1 माइनस बीटा होता है, 1 माइनस एल्फा होता है, एल्फा होता है, बीटा होता है। 4 ऑप्शन दिए। पावर ऑफ टेस्ट को कैसे डिफाइन करते हैं जल्दी से बताएंगे। आगे देखिए, कह रहा है द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ सैंपल इंडिकेट्स इट्स होमोजेनिटी और हेट्रोजेनिटी। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के, मैं आपको बताऊं, पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम्स में भी काफी पूछे जाते हैं। डेटा वाला पार्ट, स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग वाला पार्ट पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे से पूछा जाता है, इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से हम लोगों को याद रखना है। बिल्कुल सही बात लिखी है। और स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब यही होता है, आप अपनी स्टैंडर्ड वैल्यू से कितने अलग हो या कितने सिमिलर हो। होमोजेनिटी सिमिलैरिटी को ड्रॉ करने के लिए यूज की जाती है, या होमोजेनिटी जो होती है वो किस लिए यूज करते हैं हम, सो दैट हम ये बता सके कि कोई भी चीज में कितनी सिमिलैरिटीज है। होमोजीनियस मतलब यही होता है जो लोग सेम होते हैं, सिमिलर होते हैं, अलाइक होते हैं। और हेट्रोजीनियस मतलब जो एक जैसे नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है जी, तो यहां पर दोनों बातें बिल्कुल ठीक लिखी हैं, दोनों स्टेटमेंट 100% करेक्ट है। और पावर ऑफ टेस्ट की जहां तक बात आ जाती है तो देखिए मैम, एल्फा क्या होता है? एल्फा होता है टाइप 1 एरर। एल्फा क्या होता है? टाइप 1 एरर। टाइप 1 एरर मतलब जब हाइपोथेसिस सही है, जब हाइपोथेसिस सही है और फिर भी आप उसे रिजेक्ट कर दो, जो कि रिसर्चर की गलती की वजह से होता है, उसे कहते हैं। चलिए जी, अब मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाहती हूं। जब हमको पता है कि ये क्या है, ये है महापाप और ये है पाप, हम बात कर रहे थे पावर ऑफ टेस्ट की। बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया कि मैम 1 माइनस एल्फा जो है वो क्या हो जाएगा, आप लोगों की स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग की पावर हो जाएगी। नल हाइपोथेसिस सही है और उसको रिजेक्ट करना आपका पावर है, बिल्कुल सही। बीटा, हाँ हाँ रुक जाओ, मैं आ रही हूँ, उस पर आ रही हूँ। 1 माइनस एल्फा वालों से तो बात कर लेने दो थोड़ी सी, 1 माइनस एल्फा वालों से तो बात करनी, थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। हाँ यार, ये मैम बिल्कुल सही बात है, ये पावर ऑफ टेस्ट होता है। अब बीटा क्या होता है, कोई मुझे बता सकता है बीटा का क्या मतलब होता है? मैम बीटा का मतलब ये होता है कि आप लोगों की वो प्रोबेबिलिटी जो ये शो करती है कि आपकी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ट्रू थी। बीटा क्या कहलाता है मैम? बीटा ये कहलाता है कि आपकी नल हाइपोथेसिस जो थी या आपकी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो आपने करेक्ट प्रूव कर दी है, ट्रू प्रूव कर दी है। ये क्या कहलाता है आप लोगों का? ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है आप सभी लोगों को कि आप, हाँ, क्या कर दीजिए, नल हाइपोथेसिस को आप रिजेक्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, या फेल टू एक्सेप्ट कर दिया है हम लोगों ने, फेल टू एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू। हम अगर इस चीज को एलिमिनेट कर दे तो 1 माइनस बीटा लिख सकते हैं इस चीज को। अगर मैं आपसे बोलूं कि बीटा को प्लीज डिफाइन करिए, तो इसका क्या मतलब है? करेक्ट डिसीजन लेने की पावर, कि अगर मेरा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ट्रू है तो मैं उसे एक्सेप्ट कर लूं, यही तो कहलाता है। और हमने यहां किया
कि नल हाइपोथेसिस आप लोगों की ट्रू थी बट आपने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। अगर मैं इस चीज को एलिमिनेट कर दूं तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है या ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम ये टेस्ट कर रहे हैं। अगर 1 माइनस एल्फा आप लगा के आओगे पावर ऑफ टेस्ट, तो फिर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस क्या लगा के आओगे? कृपया करके इसे याद रखिएगा। अभी मैंने इसीलिए इसको करके दिखाया ऐसे, क्योंकि इसको सही करके आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा, है ना। 1 माइनस एल्फा करके, क्योंकि ये तो महापाप होता है मैम, ये करेंगे हम। बड़ा कॉन्फिडेंस, इसी से याद रख लो, ये लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। और जो 1 माइनस बीटा होता है, जो मैंने सबसे पहले लिखा था, वो सही आंसर लिखा था, दैट इज योर पावर ऑफ टेस्ट। मतलब आप करेक्ट डिसीजन ले रहे हो। नल हाइपोथेसिस ट्रू थी तो उसे एक्सेप्ट करो। द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग द करेक्ट डिसीजन आपका क्या होता है? 1 माइनस बीटा होता है, दैट इज योर पावर ऑफ टेस्ट। कृपया करके इसे याद रखिएगा। जब इस तरीके से फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन वाली कहानी हमारे पास में आए, तो हमको करना ये है कि हम लोगों को इस तरीके से बनाने हैं। जैसे कि मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही, आई थिंक लास्ट वीक वेडनेसडे या थर्सडे को पेड में ये मैंने आपको पढ़ाया भी था टॉपिक, तो वहां पर मैंने आपको बताया था, अब जिस भी बंदे की बात हो रही है उसको हमने फोटो में बनाना है, इधर फोटो जरूर बनानी है। और जो हमारा स्पीकर बंदा होता है उसको भी हम लोग हमेशा बनाते हैं। तो ये जो है ये मेरा स्पीकर है, ठीक है जी। और ये जो है ये वो बंदा है जिसके बारे में बात की जा रही है। तो ये जो बंदा है ये है कौन? ये है सोनिया मैम, क्योंकि आमिर जो है वो बात कर रहा है। और बात किसके बारे में कर रहा है मैम? सोनिया के बारे में कर रहा है, ठीक है ना। अब सोनिया के बारे में बात की जा रही है और अंग्रेजी जो है वो थोड़ी सी उल्टी हम लोगों को पढ़नी होती है। जो बाद में लिखा होता है, राइट, वो आप लोगों के लिए पहले होता है और जो पहले लिखा होता है वो आपके लिए बाद में होता है। कैसे? आइए पढ़ते हैं। शी इज द वाइफ ऑफ द ओनली नेफ्यू ऑफ द ओनली ब्रदर ऑफ माई मदर। कुल मिला के मैं उल्टा पढ़ूंगी। ऑफ माई मदर लिखा है, यानी कि कौन है? आमिर की मदर है। मदर है तो ऊपर वाली जनरेशन में जाएंगे। मदर के ओनली ब्रदर हैं, मदर के ओनली ब्रदर हैं, यानी कि मामा जी हो गए जी। और जो मामा जी है उनके ओनली नेफ्यू, यानी मामा जी के बेटे जी हो गए। अब मामा जी के जो बेटे जी है वो आमिर जी के तो भाई जी हो जाएंगे ना। उनकी ये जो है धर्म पत्नी जी हैं, यानी कुल मिला के ये इनकी क्या लग गई? भाभी जी। जी हाँ, आप लोग हिंदी में पढ़ोगे तो भी हो जाएगा, नहीं पढ़ोगे तो भी हो जाएगा। मेरा काम तो देखिए, मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रही हूँ, मुझे दोनों ही बताने पड़ेंगे ना। तो सीधा सीधा यहाँ पर समझ में आ गया मैम, क्या है? भाभी जी, राइट, यानी कि सिस्टर इन लॉ। हिंदी में पढ़ोगे तो भी हो जाएगा। सोनिया का परिचय देते हुए आमिर कहते हैं, वह मेरी माँ के इकलौते भाई के इकलौते भतीजे की पत्नी है। सही है क्या? कंफर्म? कंफर्म? सभी लोग अग्री कर रहे हैं ना मुझसे? ये करके आते। वैसे तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है नेट के अंदर, पर मैं जरूर आप सभी लोगों को -2 यहां पर दे देती। आपने मुझे बोला कि मैम हिंदी में पढ़ के देखिए, मैम ऐसे करके देखते हैं, वैसे करके देखते हैं। भाई के जो भतीजे हैं, भाई का भतीजा यानी कि खुद आमिर हो जाएगा। और आमिर जो है उनकी धर्म पत्नी है, तो आमिर के लिए ये क्या होंगी? उनकी खुद की ही वाइफ होंगी। समझ गए? In choosing a research tool, which of the following are the important consideration? रिसर्च टूल की यहां पर बात की जा रही है, राइट? अब रिसर्च टूल में मुझे सबसे पहले एक बात बताओ कि रिसर्च टूल हम क्यों ले रहे हैं। आपको सबको पता है कि डेटा जो है उसको मुझे कलेक्ट करना है, डेटा को इंटरप्रेट करना है और उसके बाद में डेटा को जो है वो रिप्रेजेंट करना है। कलेक्ट करते समय डेटा को ऑब्जर्व भी करना है। तो ये मेन काम है जो रिसर्च टूल्स में इस्तेमाल किया जाएगा, या एज एन टूल किस में काम आएंगे। मैम आप डेटा को ऑब्जर्व करना चाहते हो, कलेक्ट करना चाहते हो। मैम क्वांटिटेटिव डेटा तो चलो आसान है, क्वालिटेटिव डेटा के लिए तो एक टफ टास्क है कि कैसे उसे ऑब्जर्व करे, कलेक्ट करे, फिर उसे इंटरप्रेट करना, यानी कि आपकी टेस्टिंग होगी। और टेस्टिंग में जिसमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग अभी अभी पढ़ी भी है हमने, राइट, आपको याद हो तो अभी मैंने कुछ दिनों पहले आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिवाइज भी करवाई थी, सारी टाइप्स ऑफ टेस्ट। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी करनी है, तो उसके लिए कौन कौन से टूल्स रिक्वायर्ड होने वाले हैं। एंड देन फाइनली डेटा को आपको रिप्रेजेंट भी करना है, तो उसके लिए भी टूल्स रिक्वायर्ड हैं। अब डेटा को कलेक्ट करने वाला जो प्रोसीजर होता है, इफ यू रिमेंबर, तो उसको हम लोग बोलते हैं या बेसिकली पॉपुलेशन से हम बनाते हैं सैंपल, जिसको हम लोग बोलते हैं सैम्पलिंग। तो सैम्पलिंग में भी कुछ टूल्स आपके इस्तेमाल होने वाले हैं। इसके अलावा
हमारा जो फर्स्ट स्टेप था, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन कर लिया आपने, उसके बाद में आपने हाइपोथेसिस बना ली, उसके बाद आपने रिसर्च का डिजाइन बना लिया, और फिर आप आए हो सैम्पलिंग करके, डेटा को कलेक्ट करके, इंटरप्रेट करके रिप्रेजेंट करने के लिए। यही हमारा प्रोसीजर होता है, इसमें कुछ भी रटने वाली बातें मैम, हमको ये समझ में आता है। अब मुझे एक बात बताओ, कोई भी रिसर्च टूल की वैधता यानी कि उसकी वैलिडिटी इंपॉर्टेंट है या नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि वैलिडिटी का मतलब ये होता है मैम कि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि ए रिजल्ट आएगा और बिल्कुल ए ही रिजल्ट आया, इसको ही तो हम लोग बोलते हैं वैलिडिटी यानी कि एक्यूरेसी। तो ये इंपॉर्टेंट है। रिलायबिलिटी इंपॉर्टेंट है या नहीं? मान लो आपके पास में एक टूल है, एक बारी के लिए तो वो ए आंसर आप लोगों को निकाल के दे देता है, पर अगली बार वो बी आंसर निकाल के दे रहा है, फिर अगली बार सी आंसर निकाल के दे रहा है, मतलब हर बार कुछ नया निकाल के दे रहा है। तो मतलब टूल में ही गड़बड़ी चल रही है कि नहीं चल रही है? या फिर वो वेइंग मशीन वाला एग्जांपल अगर आपको याद हो, अगर मेरा वेइंग मशीन का जो कांटा है वो 0 पे नहीं है, वो 0.5 पर सेट है, तो वो तो हमेशा वजन 0.5 कम ही बताएगा, यानी कि गलत आंसर देगा। तो इसकी वजह से तो मैम वैलिडिटी भी हार्म हो जाएगी। तो रिलायबिलिटी भी इंपॉर्टेंट है, तो वैलिडिटी भी इंपॉर्टेंट, रिलायबिलिटी भी इंपॉर्टेंट। फिर आ जाती है बात कि मैम कॉस्ट इन्वॉल्व इन द टर्म्स ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज फॉर द यूज ऑफ रिसर्च टूल, ये इंपॉर्टेंट है। रिसर्च सुपरवाइजर का ओपिनियन इंपॉर्टेंट है, या फेस वैलिड। देखो वैलिडिटी वाली चीज तो ऑलरेडी हो गई, इसमें सारी टाइप की वैलिडिटी आ गई, ओपिनियन की बात आ गई और कॉस्ट की बात आ गई। देखो वैसे अगर प्रैक्टिकल टर्म्स में देखा जाए तो रिसर्चर यानी कि जो आपके गाइड होंगे वही आपको सारी चीजें बताएंगे, उनके अकॉर्डिंग आपको चीजें करनी होगी, सारी चीजें डिसीजन लेने होंगे, तो ये तो इंपॉर्टेंट है भाई। बट आप मुझे एक बात बताओ, क्या हम लोग प्रैक्टिकल आंसर करके आएंगे या आइडियलिस्टिक आंसर करके आएंगे? भाई मेन चीज क्या है? कॉस्ट। नेक्स्ट सवाल आया है, आपको यहाँ पर मैचिंग करनी है, मैचिंग खेलना है। अच्छा, वेब 2.0, वेब 3.0, वेब की सारी जनरेशन अभी रिसेंटली मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी, अभी आईसीटी वाले हमारे पेड बैच के अंदर भी पढ़ाई थी। इसका तो बताइए जी, सही बताओ। देखो जनरेशन आप लोगों की 3 लेवल पे हमको पढ़नी है। जनरेशन हम लोगों को पढ़ने हैं कंप्यूटर्स की, यानी कि प्रोसेसर्स की जनरेशन। सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब्स आया, फिर ट्रांजिस्टर्स आया, फिर आईसीज आए, फिर वेरी लार्ज स्केल आईसीज आए, फिर अल्ट्रा लार्ज स्केल आईसीज आ गए, है ना। इसको हम लोग माइक्रो कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर्स भी बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर। ये याद रखने हैं आप लोगों को, जनरेशन ऑफ प्रोसेसर। एक जनरेशन और जो याद रखनी है वो लैंग्वेजेस की याद रखनी है। सबसे पहले मशीन लैंग्वेज आई 0 और 1 वाली, उसके बाद में असेंबली आई, है ना, आपके निमोनिक कोड्स वाली, शॉर्ट फॉर्म्स वाली। उसके बाद में आप लोगों के पास में प्रोसीजरल लैंग्वेज आई जैसे कि सी, फिर उसके बाद में आई C++, उसके बाद में मैम आई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड दैट इज जावा, फिर आई ह्यूमन इंटरफेस वाली जावा के बाद पाइथन। अब आज के टाइम पे प्रोलॉग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लैंग्वेजेस चलती है, ह्यूमन ओरिएंटेड लैंग्वेजेस। तो लैंग्वेज की जनरेशन, कंप्यूटर की प्रोसेसर की जनरेशन, और एक जो चीज याद रखनी है वो वेब की जनरेशन। वेब 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 और 5.0। हमने तो 5.0 तक पढ़ी है, आपके एग्जाम में तो देखो यहाँ 2.0 तक ही पूछी जा रही है। कोई मुझे बता सकता है क्या कौन सी किस में आएगी? कोई याद हो जनरेशन यहाँ पर मुझे बता सकता है? एक डायग्राम भी मैंने आप लोगों से शेयर किया था, वेब 1.0, 2.0 और 3.0। वेब क्रॉल, वॉक, रन करके मैंने आप लोगों से एक डायग्राम भी शेयर किया था, ठीक है। ये पीडीएफ में दोबारा से आप लोगों से आज टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, आईसीटी की जनरेशंस वाला, तो प्लीज उसको रिवाइज कर लीजिएगा। मैंने इसमें तीनों टाइप की जनरेशंस पढ़ाई है ना। जो पेड वाला पीडीएफ है वो मैं अभी शेयर कर दूंगी आपसे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। तो आप लोगों का जो सबसे पहला था वो था क्रॉल, वेब 1.0। ये किस पे था? नॉर्मल HTML के ऊपर, जैसे स्टैटिक वेब पेजेस आप लोग लेके आ सकते थे वेब पे जाके, स्टैटिक वेब पेजेस के लिए यूज होता था, रीड ओनली वर्जन। फिर उसके बाद में हमको ज्यादा जरूरत पड़ी मैम रीड के साथ में राइट वाला काम भी चाहिए हमको, जैसे विकिपीडिया आया, है ना। तो मैम हमको क्या करें, यूज करना पड़ा, हम लोगों को रिच टेक्स्ट फॉर्मेट यूज करने पड़े, हम लोगों को XML यूज करना पड़ा, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज हमारी आई। ये क्या थी? ये आप लोगों की इंटरैक्टिव एडवर्टाइजमेंट वाले जमाना जब आ गया था। उसके बाद में हमारे पास में आया रनिंग वाला फेज, वेब 3.0। वेब 3.0 किसके अंदर आ गया मैम? बिहेवियर में आ गया। यूजर ओरिएंटेड इंटरैक्टिव एप्लीकेशंस आप लोगों की बनने लगी, है ना, जिसमें आप लोगों को सीमेंटिक वेब, मीनिंग ओरिएंटेड चीजें होने लगी। यहां से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्ट हुआ। आज के जमाने में तो हम डेटा साइंस पे पहुंच गए हैं। आज के टाइम पे तो नेक्स्ट लेवल हमारे पास में क्या है? यूजर का एंगेजमेंट है।
ठीक है जी। तो पहले के जमाने में वेब 1.0 में हम रीड ओनली, फिर हम लोग विकिपीडिया टाइप राइट ओनली पे आए। अब हमको क्या चाहिए, और ज्यादा इंटरैक्टिव एप्लीकेशन चाहिए, तो हमारे पास पोर्टल है, पर्सनल हैंडल्स हैं, ब्लॉग्स हैं, ये सारी चीजें, स्मार्ट एप्लीकेशंस जिसको आप लोग बोलते हो, ये सारी चीजें हमारे पास आई। ये सब चीजें लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में हमारे पास में सीमेंटिक के बाद में कौन सा आया, उसके बाद में मेरे पास में वेब ऑफ थिंग्स आ गया। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बाद में क्या आया, वेब ऑफ थिंग्स। फिर आया वेब ऑफ थॉट्स आज के जमाने में, जिसको हम डेटा साइंस लैंग्वेज में भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये चीज मैं लिख भी देती हूं, आप लोगों को ये सारी चीजें याद रखनी है। सबसे पहले आया था वेब ऑफ कंटेंट। आज के जमाने में हम कहां पहुंच गए हैं, वेब ऑफ थॉट्स पर पहुंच गए हैं। इससे आपके एग्जाम में बड़े अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो वेब ऑफ कंटेंट से हम स्टार्ट हुए और वेब ऑफ थॉट से। लिख रहे हैं क्या सभी लोग ये चीज? एलेक्सा, हाँ जी, एलेक्सा का जमाना, वो तो वर्चुअल असिस्टेंट्स हो गए हमारे। ये भी कब आए थे, ये भी आप लोगों के वेब 3 सीमेंटिक वेब के अंदर ही आए थे। ठीक है ना। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा मैम वेब ऑफ कम्युनिकेशन। हम लोग वेब ऑफ कम्युनिकेशन में आए। वेब ऑफ थॉट्स पे हम, ये हमारा वेब 5.0 है, इसके बाद भी आ गया है। अच्छा, इससे पहले आपको पता है कि हमारे पास में आईओटी का इन्वेंशन हुआ था, तो हमारे पास है वेब ऑफ थिंग्स, वेब ऑफ कॉन्टेक्स्ट, मीनिंगफुल वेब, वेब 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 and 5.0. So web of content, web of communication, web of context, web of things and web of thoughts. ये सारे हमारे जनरेशन है वेब की। इनसे आप लोगों के एग्जाम में डायरेक्टली सवाल बनेंगे। अब अगर इस क्वेश्चन को आपने ध्यान से देखा है तो वही सॉल्व करिए और मुझे बताइए क्या इसका आंसर आना चाहिए था। HTML, अच्छा सीमेंटिक वेब लिखा है, तो सीमेंटिक वेब तो हम लोग डायरेक्टली रिलेट करेंगे ऑप्शन नंबर सी से, है ना। आपके पास है यूज ऑफ इंटरनेट टू मेक फोन कॉल्स, ये हमारा होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर डी, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, राइट। एक और होता है वोल्ट, आपके फोन में जब टावर बना हुआ आता है, वाईफाई का सिंबल आता है, फिर एक टावर बना हुआ भी आता है, उसके पड़ोस में लिखा हुआ आता है कभी कभी, आज जैसे आज के जमाने में 5G लिखा होता है, 4G लिखा आता है, वैसे लिखा आता था ना वोल्ट, है ना। वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, ये इसकी फुल फॉर्म है वोल्ट की। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, व्हाट्सएप का मैसेज सेंड करते हुए भी आप फोन कॉल पे बात कर सकते हो आज के जमाने में। जब नया नया ऐसा था तब ऐसा नहीं कर सकते थे, और पहले के जमाने में व्हाट्सएप कॉल के अंदर इतनी क्लैरिटी नहीं थी जितनी आज के जमाने में। क्यों, हम वोल्ट यूज करते हैं अब। ठीक है, फिर हमारा बन गया लैंग्वेजेस जो क्रिएट करती है वेब पेजेस को, वो तो HTML है। आज के जमाने में लेटेस्ट कौन सी HTML चल रही है, HTML5। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल, ठीक है ना। ये पुराना जमाना हो गया है, ये एंशिएंट टाइम का था। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका 5th वर्जन आ गया है। इसके साथ में कास्केडिंग स्टाइल शीट्स, CSS, है ना, PHP पर्सनल होम पेज, या PHP मतलब प्री प्रोसेसर हाइपर टेक्स्ट, ऐसी चीजें हम लोग अब यूज करने लग गए हैं। हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर लैंग्वेजेस आपकी यूज करने लग गए हैं। तो उससे क्या होता है, हमारा वेब पेजेस स्टैटिक भी लगता है, डायनामिक भी लगता है, और ज्यादा हमको क्या लगता है, अट्रैक्टिव लगता है। और कोलैबोरेटिव वेब कौन सा है आप लोगों का, अभी बताया ही थी, वेब ऑफ कम्युनिकेशन से रिलेटेड है हमारा। बहुत बढ़िया बात है, अभी भी शो हो रहा है तो आप लोगों का, तो इससे आप रिलेट कर करके आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। यही मैच किया था ना मैंने, देखिए 1, बहुत सारी चीजें मैंने एक ही में बता दी है, प्लीज इसको याद रखिएगा। अगर आपने फुल फॉर्म नहीं लिखी है तो लिख लीजिएगा, है ना। वोल्ट की क्या होती है, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन है ये, है ना। इसमें और कुछ मत लगाया ना, पिछले साल इसी पे आ गया था फुल फॉर्म के अंदर, बस लास्ट वाली फुल फॉर्म का वर्ड गलत दे दिया था, एवोल्यूशन, है ना। एल्यूएशन, एलिवेशन, ऐसा कुछ आ गया था, तो वो ही चेक करना है आपको। और एक है VoIP भी बताया मैंने, VoIP वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल।
बाकी तो बताइए आपको को हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर इम्प्लीकेशन वाला रूल लगता है मैम कि P इम्प्लाइज Q है, तो हमने यहाँ पर दो चीजें देखी थी कि आप लोगों के लिए एक तो होता है एंटीसीडेंट, और मैम जो Q है वो कहलाता है कॉन्सिक्वेंट। यहां पर मतलब ये है, अगर मैं हिंदी में इस चीज को समझूं तो इसका मतलब ये है कि P की वजह से हम मान के चल रहे हैं कि Q हो रहा है, ठीक है ना। कल याद होगा बारिश और छत का एग्जाम्पल लिया था, अगर बारिश होती है तो छत गीली हो जाएगी, ये P इम्प्लाइज Q, इसका ये मतलब रहता है, सही है ना। अब देखो सिनेरियो ऐसा है, आप लोगों को ये चीज समझनी है कि अगर मैं कह रही हूं कि P ट्रू है तो Q भी ट्रू होना चाहिए, समझ में आता है। बट अगर मैं कहूं कि P जो है वो गलत है तो Q भी गलत हो जाएगा, ये जो चीज है ये आप लोगों की एक टाइप की फैलेसी होती थी, सही है, ये आप लोगों की वन ऑफ द टाइप ऑफ फैलेसी होती थी। कोई मुझे बता सकता है क्या कि ये कौन से टाइप की फैलेसी थी? कल ही अपन ने पढ़ा है ये टॉपिक, है ना। मैं यही तो समझा रही थी कि देखो मैम आप सही कह रहे हो कि अगर P ने सही बोला तो Q भी सही बोल रहा है, कि P के ट्रू होने की वजह से Q ट्रू हो रहा है। बट मैं कह रही हूं कि P गलत है तो क्या Q भी गलत हो जाएगा? क्या ऐसा होना चाहिए? क्या ऐसा होना चाहिए? जी नहीं मैम, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा केस आ जाता है तो हमारे पास में आता है डिनाइंग द एंटीसीडेंट। देखो एंटीसीडेंट किसको बोलते थे? P को। तो आप लोग देखो क्या कर रहे हो, P को डिनाई कर रहे हो। यहाँ पर ये जो है ये इनवैलिड फॉर्म है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते थे? डिनाइंग द एंटीसीडेंट फैलेसी। इसके अलावा हमारे पास में एक और टाइप की फैलेसी होती थी, हम लोगों ने कहा कि देखिए मैम P ट्रू है तो Q ट्रू है, ठीक है। इस केस में भी आप ये कह रहे हो। अब मैं ये कह रही हूं कि क्योंकि Q ट्रू है देयरफॉर जो आपका P है वो ट्रू है। अब यहां पर क्या हो गया, आपने कॉन्सिक्वेंट की मदद से अफर्म कर दिया किसी चीज को, जबकि यहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल था P और डिपेंडेंट वेरिएबल था Q। बट आपने क्या किया, आपने डिपेंडेंट वेरिएबल की मदद से इंडिपेंडेंट वेरिएबल का ट्रूनेस हमको बता दिया, यानी कि आपने अफर्म कर दिया किसके बिहाफ पर? कॉन्सिक्वेंट के बिहाफ पर। और ये चीज जो है ये भी नहीं चलती है, इसको भी हम वन टाइप ऑफ फैलेसी बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं अफर्मिंग द कॉन्सिक्वेंट फैलेसी। अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल कब होता है? जब मैम आपकी मिडिल टर्म आपके दोनों में से किसी भी प्रीमाइस के अंदर क्या ना हो, डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो। एटलीस्ट एक के अंदर तो डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। और डिस्ट्रीब्यूशन का हम लोगों ने कल रूल सीख लिया था, तो मैं उम्मीद कर रही हूं कि आप सभी लोगों को रूल याद होगा। आगे देखो, एग्जिस्टेंशियल फैलेसी और एक्सक्लूसिव प्रीमाइस फैलेसी दोनों में कंफ्यूजन होता है, पर हम लोगों ने कल इसको क्लियर किया था। दोबारा से रिपीट कर देती हूं, दो नेगेटिव प्रीमाइसेस से आप कभी कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, इसे हम लोग एक्सक्लूसिव प्रीमाइस फैलेसी कहते हैं। और एग्जिस्टेंशियल फैलेसी कहती है कि दो यूनिवर्सल से आप एक पर्टिकुलर क्या नहीं निकाल सकते, कंक्लूजन नहीं निकाल। अब आगे देखो कहानी, मैम इस पर्टिकुलर, ठीक है सब कुछ रिवाइज हो गया। अब देखो, अब यहां पर क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है, आप लोगों से ये कह रहा है कि इफ द कैपिटल पनिशमेंट एक्चुअली डिटर्ड पीपल फ्रॉम कमिटिंग सीरियस क्राइम्स देन इट वुड बी जस्टिफाइड, ठीक है ना। अब इफ के बाद जो लिखा होता है उसको मैं P मानूंगी, एंड देन के बाद में जो लिखा होता है उसे मैं Q मानूंगी। अब देखो आपने बोला कि भाई P जो है वो ट्रू है तो Q भी ट्रू होना चाहिए, बट एज इट डज नॉट हैव दैट डिटरेंट इफेक्ट, यानी कि आपने कह दिया कि P गलत है तो इसका मतलब Q भी गलत होगा। ये क्या हो गई आप लोगों की? डिनाइंग द एंटीसीडेंट फैलेसी हो जाएगी। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नो फिशेज आर मैमल्स, ऑल फिशेज आर मैमल्स, सम फिशेज आर मैमल्स, सम मैमल्स आर नॉट फिशेज, है ना। मछली जल की रानी हमारी आ गई है यहाँ पर। सबसे पहले देखिएगा, आप लोगों को लॉजिकली इक्विवेलेंट ढूंढना है, नो का ढूंढना है, और नो मतलब आप लोगों का होता है ई। अब देखो फिशेज और मैमल्स है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। देखो यहाँ लिखा है फिशेज नॉन मैमल्स, ओके ठीक है जी, यहाँ लिखा है मतलब फिशेज और नॉन मैमल्स। मैम देखिए प्रेडिकेट को उसके बाहर से किया है बट क्वालिटी चेंज नहीं करी, तो ऑब्वर्जन की कैटेगरी में नहीं जा सकता, हटाओ। नो मैमल्स आर फिशेज लिखा है, मैम मिल गया, कोई मिल गया इसको। अब ये गाना गाएगा कोई मिल गया वाला।
फिशेज और मैमल्स सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को इंटरचेंज किया है, क्वालिटी सेम रखी है, यानी कि कन्वर्जन है। क्या ई का कन्वर्जन पॉसिबल था? यस मैम, ई का कन्वर्जन पॉसिबल था। यानी ए का क्या होना चाहिए था? 2। जब ए का 2 होना चाहिए था तो इसने 4 किया। इसको बोलो कि टोनी कक्कड़ भैया आके तेरे को कांटा लगाएंगे, इधर नेहा कक्कड़ दीदी आके तेरे को कांटा लगाएंगे। दोनों पे कांटा लग गया क्या? चलो जी, यानी कि आपके पास में अब 2 ही ऑप्शंस बचे हैं, 50-50 लग गया है। आगे देखेंगे, ऑल फिशेज आर मैमल्स लिखा है। देखो ऑल का क्या कर दिया है? नो कर दिया है, और फिशेज को फिशेज ही रहने दिया, यानी सब्जेक्ट का सब्जेक्ट ही रखा है, पर प्रेडिकेट का क्या कर दिया मैम? बार कर दिया। और ऐसा करने पर ये क्या पाया गया? ये मैम ऑब्वर्जन पाया गया। और ऑब्वर्जन जो है वो किसी के लिए भी इनवैलिड होता ही नहीं है, तो वो टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। यानी बी का क्या होना चाहिए था? 1, और इसने क्या किया? बी का 3, यानी बी का 3 करते यहां पर भी टोनी कक्कड़ भैया आएंगे और कांटा लगाएंगे, गलत करेंगे। करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगर प्यार से सिस्टमैटिक तरीके से धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे चलोगे, प्यार से सॉल्व करते चलोगे तो सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, है ना। मैं आपको यही एडवाइस दूंगी, जब भी एग्जाम देने जाओ सबसे पहले क्वेश्चन को नमस्ते करो, नमस्ते भैया प्लीज हमसे सॉल्व हो जाओ। एकदम प्यार से उल्लू उल्लू टप्पू टुप्पू ऐसे करके प्यार से सॉल्व करना है, बदतमीजी नहीं मचानी है। पहले क्वेश्चन देखेंगे, फिर टाइमर देखेंगे, फिर ये, फिर 3 जन्मों की जो टेंशन हमने ले रखी है हमारे कंधों पे, पहले वो सोचेंगे, फिर क्वेश्चन में दिमाग लगाएंगे और फिर बोलेंगे मैम सिली मिस्टेक हो गई थी एग्जाम में। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, एकदम प्यार से, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व होने के लिए ही आया है, उसका धर्म यही है, हर क्वेश्चन का धर्म यही है कि मुझे सॉल्व करो आगे, बस प्यार से करना था। बाकी आगे वाले स्टेटमेंट्स भी देख सकते हो, सम फिशेज और मैमल्स लिखा हुआ है। जब सम फिशेज और मैमल्स लिखा है तो देखो फिशेज और मैमल्स को इंटरचेंज करके इनका मैं कन्वर्ट कर दी हूँ। सम मैमल्स आर नॉट फिशेज लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पर क्या कर सकती हूँ? मैं बोल सकती हूँ कि मैमल्स, नॉन फिशेज और सम, ये तो सेम ही है, डी का तो 3 है ही। क्वेश्चन देखिए, हिंदी में भी पढ़ लीजिएगा, स्क्रीन को होल्ड करके जो भी करना चाहते हो। सॉलिड स्टेट ड्राइव है, रोम है, डीवीडी रैम है। सॉलिड स्टेट ड्राइव यहां लिखा था इसलिए मैं इस पर क्वेश्चन को लेके आई हूं। कौन सा नॉन वॉलेटाइल इन नेचर होता है और फर्मवेयर को स्टोर करके रखता है, हैज नो मूविंग पार्ट्स एंड इज देयरफॉर वेरी रॉबस्ट एंड रिलायबल टेक्नोलॉजी, volatile in nature that stores program and data in current use, and then optical media that uses concentric tracks to allow simultaneously read write operation। आंसर बताइए। अरे बहुत ही आसान सा सवाल है मैम। देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा? सॉलिड स्टेट ड्राइव हैज नो मूविंग पार्ट्स। मैम सीधा सीधा ए का 3 मैच करिए और ऑप्शन नंबर 2 को टिक करिए, काम ही खत्म। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। इसके अलावा भी देखो रैम जो होता है वो क्या होता है? करंट यूज के डेटा को जो स्टोर करके रखता है वो आप लोगों का रैम होता है, सही है। रोम क्या होता है? जो फर्मवेयर को स्टोर करके रखता है, नॉन वॉलेटाइल नेचर का होता है, सही है। और डीवीडी रैम है, डीवीडी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क तो क्या है आप लोगों का? ऑप्टिकल डिवाइस है जो रीड एंड राइट आप लोगों को देता है। 2022 का सवाल है ये आप लोगों का। आपसे कहा जा रहा है कि एक आदमी है जो साउथवर्ड फेस कर रहा है। अब देखो सबसे पहले तो हमको डायरेक्शन क्लियर होना बहुत जरूरी है। बचपन में हम लोग एक स्पोर्ट्स चैनल पढ़ते थे ना, ESPN, जहां पर E आ गया, S आ गया, P यानी पश्चिम, वेस्ट आ गया और ये नॉर्थ हो गया। सबसे पहले तो आप लोगों को ये डायरेक्शंस पता होने चाहिए। वैसे तो आप सभी लोगों को पता होता है बट ये फिर भी याद कर लीजिए, ऐसा आप याद कर सकते हो ना, ESPN। अब आपसे क्या कहा जा रहा है? आपसे ये कहा जा रहा है कि मेरे पास में एक व्यक्ति है जो कि साउथवर्ड्स डायरेक्शन के अंदर जो है वो फेस कर रहे हैं। तो कुल मिला के मान लेती हूँ कि यहाँ पर सिनेरियो है और वो नीचे की तरफ उनका मुख है। आपसे कहा जा रहा है कि वो राइट की तरफ टर्न लेते हैं, ठीक है ना, और 25 मीटर चलते हैं। राइट की तरफ टर्न लेकर 25 मीटर इन्होंने चलना शुरू किया, फिर दोबारा से राइट की तरफ मुड़ते हैं और 15 मीटर के आसपास चलते हैं। फिर से क्या करते हैं? लेफ्ट की तरफ चलते हैं और 15 मीटर चल लेते हैं। फिर अपने राइट की तरफ चलते हैं और 25 मीटर जो है वो चल लेते हैं। और बताइए, ही टर्न्स राइट अगेन एंड वॉक्स 70 मीटर्स। अब इस बार देखो ये 15 और ये 25, तो सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा ध्यान यहाँ पर रखना पड़ेगा। जैसे कि ये आप लोगों के लिए कितना हो गया? 40 हो गया,
और आप यहाँ पर और ज्यादा 30 लेके चले जाओगे, ये तो यहाँ तक तो 40 हो गया, इसके अलावा 30 और, यानी कुल मिला के इधर कहीं पर आ जाएंगे ये राइट मूव करके। अब आपसे पूछा जा रहा है कि अपने स्टार्टिंग पोजीशन से कौन सी दिशा की ओर है। इनकी स्टार्टिंग पोजीशन थी ये, अपनी स्टार्टिंग पोजीशन से कोई मुझे बता सकता है कि ये किस तरफ है? अगर ये साउथ है तो ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है तो ये क्या हो जाएगा? ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, बस यहाँ पर एक ही नंबर का सबसे ज्यादा इंफ्लुएंस आ गया था कि ये वाला 25 और ये वाला 15, इनको जोड़कर हो गया आप लोगों के लिए 40, तो बचा हुआ 30 यहाँ पर आ जाएगा। नहीं तो हम लोग राइट मूव करके थोड़ा सा भी मूव कर लेते ना तो हमको डायरेक्शन एग्जैक्टली पता नहीं होता। तो एक्चुअली में अगर देखा जाए तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में फालतू नहीं है, नंबर्स आपके काम के ही है। नॉर्थ वेस्ट नहीं, नॉर्थ ईस्ट। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखो, आपसे क्या कह रहा है? इन कंप्यूटर्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइल फॉर्मेट कंटेन्स एक्सक्लूसिवली द टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट। एक्सक्लूसिवली द टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट, ये है 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया था। अब बताइए मुझे कि इनमें से कौन सा है जो एक्सक्लूसिव फाइल फॉर्मेट है। लिखा हुआ है आप लोगों के लिए एक्सक्लूसिवली टेक्स्ट कौन कौन सा है। देखो अब यहाँ पर GIF लिखा है, GIF का कोई लेना देना है कि यहाँ पर लिखा है PDF। मैम देखिए बात ऐसी है, जो PDF है वो टेक्स्ट की होती है, बट क्या एक्सक्लूसिवली टेक्स्ट की होती है? नहीं होती है। तो CSV, RTF और TX। When a researcher divides the entire population in selection, it is called as, फिर सेम चीज, पूरी की पूरी एंटायर पॉपुलेशन को हम सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं, पूरी की पूरी पॉपुलेशन को सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं मतलब सेक्शन नेचुरली अकर होगा। एंटायर पॉपुलेशन बोल रहे हैं, पूरी की पूरी पॉपुलेशन ही आप लोगों की एक सेक्शन है, नहीं स्ट्रेटा नहीं क्लस्टर होगा यहाँ पर।